और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर ईरान से। ईरान के किरमान शहर में बहुत बड़ा धमाका हुआ, खौफनाक जोरदार धमाका। जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर उनकी कब्र के पास 2 जोरदार धमाके हुए और इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस जोरदार धमाके में जख्मी तक बताए जा रहे हैं। कासिम सुलेमानी ईरान की सेना में जनरल थे। ईरान की मीडिया के मुताबिक 15 मिनट के अंदर उनके कब्र के पास 2 धमाके हुए। ईरान की पुलिस का कहना है कि यह फिदायीन हमला है और इसकी जांच की जा रही है। जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर बड़ी तादाद में दरअसल लोग इकट्ठा हुए थे जब ये खौफनाक जोरदार हमला होता है और इतने लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ती है। करीब 103 लोगों की जान बताया जा रहा है कि इसमें जा चुकी है। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन अटैक में मार गिराया था। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हजारों की भीड़ के बीच 2 धमाकों ने, जी हां 2 धमाकों ने युद्ध का एक और फ्रंट तैयार कर दिया। इजराइल और हमास के महायुद्ध में अब ईरान और हिजबुल्लाह दोनों कूद सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान अपने यहां किरमान में हुए ब्लास्ट के लिए इजराइल को दोषी बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के डिप्टी कमांडर पर ड्रोन से अटैक किया गया है। और एक तरफ ईरान में ब्लास्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि जब गाजा में युद्ध को लेकर ईरान और इजराइल के बीच तनाव फैला हुआ है, तब इस धमाके से हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, बद से बदतर हो सकते हैं। वहीं हमास के डिप्टी कमांडर की एक ड्रोन हमले में मौत हो गई। यह हमला लेबनान में हुआ और अब सब हिजबुल्लाह के एक्शन का यहां पर इंतजार कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां लेबनान में हुए ड्रोन अटैक को लेकर अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि कहा दरअसल ये जा रहा है कि इस हमले के बाद अब युद्ध का दूसरा दौर भी शुरू हो सकता है। और इस वक्त इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह यानी लेबनान है। ऐसे में युद्ध हुआ तो ईरान की एंट्री भी यहां पर तय मानी जा रही है। देखिए, सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि इजराइल 3 मोर्चों पर आखिर कैसे लड़ेगा, और क्या अमेरिका उसका साथ देता रहेगा या पीछे हट सकता है। इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले का खतरा अब बेहद तेजी के साथ मंडराने लगा है। ईरान में धमाका, लेबनान में ब्लास्ट। जनरल सुलेमानी की बरसी पर दहले इजराइल के 2 बड़े दुश्मन। हजारों की भीड़ के बीच 2 धमाकों ने तैयार कर दिया युद्ध का फ्रंट। अब ईरान पर सबकी नजरें हैं, अब हिजबुल्लाह पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ईरान के किरमान में हमला हुआ और उससे पहले लेबनान में हुआ ड्रोन अटैक। इस धमाके, इस आग, इस तबाही ने गाजा के बाद दूसरे युद्ध को दावत दे दी है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और अब अगला युद्ध 24 घंटे के अंदर शुरू होने का खतरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह ब्लास्ट है, यह धमाका, यह अफरा तफरी, युद्ध का सायरन बजने लगा है। मौत का ये तांडव बता रहा है कि इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 2 को खत्म कर दिया है। इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख सालेह अल अरूरी को मार डाला है। लेबनान के बेरूत में हुई ड्रोन स्ट्राइक में हमास के कई अधिकारी मारे गए हैं और इसमें सालेह अल अरूरी सबसे बड़ा नाम है। सालेह अल अरूरी को इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा है। यह हमला बेरूत के दहिया इलाके में, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है।
दहिया में जब सालेह अल अरूरी को हमास के ऑफिस के करीब देखा गया, तब इजराइल का ड्रोन मौत बनकर टूट पड़ा। इस हमले में सालेह अल अरूरी के साथ 5 और लोग मारे गए हैं, जो हमास के ही अधिकारी बताए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदला अब सीधा युद्ध होगा, जिसमें बड़ी लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच होगी। ऐसा युद्ध जिसमें इजराइल की तरफ होगा अमेरिका, जबकि हिजबुल्लाह की मदद करेगा ईरान। इजराइल जानता है कि अरूरी की मौत ने उसका एक और दुश्मन खत्म कर दिया है, लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाफ तैयार हो चुके हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने भी कह दिया है कि इजराइल को अरूरी के मर्डर की कीमत चुकानी होगी। والقامة الوطنية الكبيرة شهيد الشيخ صالح العاروري أبو محمد، نؤكد أن اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد अरूरी की मौत से इजराइल के 3 बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार झटका लगा है। पहला झटका हमास को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी इस्माइल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था। दूसरा झटका ईरान को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हिजबुल्लाह और ईरान के साथ आए मतभेद को दूर किया था। तीसरा बहुत बड़ा झटका हिजबुल्लाह को लगा है, क्योंकि इजराइल ने बता दिया है कि अब वो लेबनान की राजधानी बेरूत और हसन नसरल्लाह के गढ़ को टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल भी इसका असर जानता है, लेकिन अरूरी की मौत के बाद इजराइल ने कहा है कि उसका फोकस अब भी गाजा पर है। אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש. הדבר החשוב ביותר לומר הערב זה שאנחנו ממוקדים ונשארנו ממוקדים בלחימה בחמאס. בעזה सालेह अल अरूरी इसलिए बड़ा नाम था क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बारे में जिन टॉप कमांडर्स को जानकारी थी, उनमें अरूरी का भी नाम था। सालेह अल अरूरी की मौत इसलिए भी हमास को परेशान कर रही है, क्योंकि अरूरी ने ही हमास के मिलिट्री विंग को तैयार किया था। अब अरूरी की मौत के बाद हमास क्या करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही गाजा में घिरा हुआ है। गाजा में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोज सैकड़ों लोग इजराइल की बमबारी में मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब हानिया की बयानबाजी कतर से जारी है, तब सालेह अल अरूरी ने लेबनान में रहकर मोर्चा संभाला हुआ था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी की थी, तब 25 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ अरूरी की एक मीटिंग की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। तब लग रहा था कि अरूरी ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए राजी कर लिया है। सालेह अल अरूरी को लेकर नेतन्याहू हमेशा डरे हुए रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह का गठबंधन कितना बड़ा खतरा है। इस मीटिंग में 3 लोग थे, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी और साथ में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद नखालेह। इन दोनों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने लेबनान से लगे इजराइल के इलाकों में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। ऐसे कई हमलों में इजराइल के बहुत से सैनिक मारे गए और फिर इजराइल के जवाबी हमलों में हिजबुल्लाह के भी करीब 100 लड़ाकों की मौत हुई। लिहाजा इजराइल का उत्तरी बॉर्डर लगातार उबल रहा था और इसकी वजह साफ तौर पर सालेह अल अरूरी और नसरल्लाह की मीटिंग थी। यही वजह है कि अमेरिका ने अरूरी की जानकारी देने के लिए 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन अब अरूरी के मारे जाने के बाद इजराइल तो बहुत खुश है, लेकिन अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल जब अरूरी पर हमला हुआ, तब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को लाल सागर से हटाने का फैसला कर चुका था। इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस वॉर जोन से हटना चाहता है या इसमें और ज्यादा नहीं उलझना चाहता। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को इलाके में रुकना होगा और इजराइल का साथ देना पड़ेगा।
अगर युद्ध बढ़ा तो समझ लीजिए कि पूरा पश्चिम एशिया या कहें अरब वर्ल्ड जंग के अंगारों में खौलने लगेगा। हजारों लाखों मौत होने का खतरा है, क्योंकि अब इजराइल ने मधुमक्खी का वो छत्ता हिला दिया है जो गाजा में हजारों लोगों और बच्चों की मौत के बावजूद शांत था। इसकी बहुत बड़ी वार्निंग अब संयुक्त राष्ट्र से भी आ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता फ्लोरेंसिया नीनो ने जो कहा है उसे बहुत गौर से समझिएगा। Because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling for maximum restraint from all parties. We don't want any rash actions that could trigger further violence. अगर हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले तेज किए और खुल्लम खुल्ला युद्ध का ऐलान कर दिया तो इजराइल पर दबाव पड़ेगा। इस बात से इजराइल भी वाकिफ है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहने के दौरान एक और फ्रंट आग उगलने लगेगा और फिर बिना अमेरिका के मदद के ऐसे चैलेंज को एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है, जिसमें से बहुत से मारे भी जा चुके हैं। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है और ये सुपर एक्टिव है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। देखिए, इस चेहरे को बेहद गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये चेहरा, इसका दिमाग जो है वो तबाही वाली साजिश रचता है। दरअसल एनआईए ने कश्मीर में आईएसआईएस के एक हैंडलर का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया। एनआईए ने दावा किया कि आईएसआईएस का हैंडलर ताबिश कश्मीर में खून खराबे के ऐसे षड्यंत्र में जुटा हुआ था जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक थी। महाराष्ट्र का रहने वाला ये ताबिश, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, कश्मीर से लेकर सीरिया तक साजिश रच रहा था। अभी तक यही समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन है। अभी तक यही समझा जा रहा है कि हर आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका हैं। लेकिन अब एनआईए ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसने कई सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। एनआईए का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आईसिस वाली ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। एनआईए ने आईसिस के हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी को पकड़कर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। कश्मीर में आईएसआईएस का जाल फैलाने की कोशिश काफी सालों से चल रही थी। जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा दावा किया है कि 34 साल का ताबिश नसीर सिद्दीकी आईएसआईएस का एक ऐसा हैंडलर निकला जो कश्मीर में आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाना चाहता था और कश्मीर में एक बड़े हमले की योजना बना रहा था। हम आपको आईसिस के हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी से जुड़ी पूरी पड़ताल दिखाएंगे, लेकिन जरा गौर करिए, पिछले 5 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में काफी तेजी आई है। 21 दिसंबर 2023 को राजौरी में हुए बड़े आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घातक आतंकी हमले की जांच करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी और इसी के साथ साथ एनआईए की कई टीमें ऐसे संदिग्ध लोगों को तलाश रही थी जो कश्मीर में आतंकी हमलों की बाढ़ लाना चाह रहे थे। कि आईएसआईएस कोशिश बड़ी कर रही है, उनका ज्यादातर वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका वगैरह उस साउथ इंडिया में ज्यादा उनका है। एक्चुअली वो कश्मीर में उनके जो दादा लोग जो बॉर्डर के बाहर है, वो जिनको जो बोलते रहते हैं, तो उनको कश्मीर में भी कोशिश करने में, लेकिन उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही। अब आप ये जान लीजिए कौन है ताबिश नसीर सिद्दीकी, जो आईसिस नेटवर्क से कश्मीर के युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एनआईए के मुताबिक आईसिस हैंडलर ताबिश सिद्दीकी कश्मीर में आईसिस का नेटवर्क बनाने की कोशिश में लगा था।
मुंबई के भायखला इलाके का रहने वाला 24 साल का ताबिश कश्मीरी नौजवानों को आईसिस में भर्ती करने की कोशिश में रहता था। ताबिश नसीर सिद्दीकी की साजिश का पर्दाफाश एनआईए ने तो कर दिया है। ताबिश युवाओं को आईसिस में भर्ती के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले कराने की भी फिराक में था। जम्मू एंड कश्मीर एक नया क्षेत्र है जो इसमें अब पहली बार नक्शे पे आया है, जहां पे आईएसआईएस की गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की तरफ से एक बहुत ही सुंदर कार्रवाई की गई है, बहुत ही अच्छी वेल प्लान्ड इंफॉर्मेशन निकाल के जो कार्रवाई की गई है, इससे इस तरह की एक्टिविटीज़ को लगाम लगाने में काफ़ी हद तक असर पड़ेगा। कश्मीर में आईसिस नेटवर्क बनाने के लिए महाराष्ट्र के कई कट्टर युवा एनआईए के रडार पर हैं। एनआईए का दावा है कि आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में महाराष्ट्र में कई छापों के दौरान जुलाई 2023 में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक आरोपियों ने भारत में आतंकवादी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई थी, जिसमें आईसिस का हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी भी शामिल था। हैरानी की बात है कि 34 साल का ताबिश नसीर सिद्दीकी मुंबई के भायखला इलाके का रहने वाला है, लेकिन आईएसआईएस का जम्मू कश्मीर में नेटवर्क फैलाने के लिए उसने कश्मीर से लेकर सीरिया तक अपनी पहुंच बना रखी थी। अब सवाल उठता है कि अचानक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की साजिश के साथ साथ आईसिस के हैंडलर कैसे शामिल हो रहे हैं और भारत के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। जरा देखिए, महाराष्ट्र के रहने वाले ताबिश ने कश्मीर में आईसिस वाली क्या साजिश रची थी। ताबिश नसीर सिद्दीकी कश्मीर में आईएसआईएस का जाल फैलाने के लिए काफी दिनों से साजिश रचा था। ताबिश मुंबई से कश्मीर कई बार गया। एनआईए ने दावा किया है कि ताबिश कश्मीर में एक बार 10 दिनों तक रहा, कश्मीर की पूरी रेकी भी की और ये भी दावा किया जा रहा है कि उसने कश्मीर पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर सीरिया भी भेजी है। सीक्रेट कोड DIY 10 दिन तक कश्मीर की रैकी। और आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि कश्मीर में ताबिश की तबाही वाली आईएसआईएस साजिश आखिर क्या है। दरअसल आईएसआईएस हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी से जब एनआईए ने सख्ती से यहां पर यह पूछताछ की तो ये बात मालूम हुई कि किस तरह से वो महाराष्ट्र का रहने वाला है और कश्मीर जाकर उसे देखिए 10 दिन तक यहां पर पूरी तरह से रैकी की पैनी नजर उसने चप्पे चप्पे पर डाली है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके हिसाब से एनआईए को ताबिश से पूछताछ में यह भी मालूम चला कि उसने 10 दिन कश्मीर में रैकी की थी और उसकी पूरी रिपोर्ट उसने जो है वो सीरिया को यहां पर भेजी थी, यानी कि ये पूरी रिपोर्ट जो है वो सीरिया को इसके जरिए भेज दी गई। और सीरिया में किसके पास भेजी थी ये भी एनआईए ने नहीं बताया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट ग्रुप यहां पर जरूर इसके जरिए बनाया गया है, क्योंकि ताबिश ने साजिश के तहत कश्मीर में युवाओं को जोड़ने के लिए, कश्मीरी युवाओं को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक बनाया था। ये एक ऐसा चैट ग्रुप था जिसमें काफी सारे लोग यहां पर जुड़े हुए थे। ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी युवाओं को जोड़ना इसका मकसद था और इस ग्रुप से कश्मीर के लड़कों को ये जोड़ा करता था। ये जो साजिश थी उसकी कुछ इस तरह से सामने आई। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, चैट ग्रुप का एक बाकायदा नाम रखा गया था। ये नाम था यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा। ये नाम यहाँ पर इस चैट ग्रुप का रखा हुआ था जिसमें कश्मीरी लड़कों को ये जोड़ा करता था। इसके अलावा आगे बताते हैं कि किस तरह से ताबिश की ये तबाही वाली साजिश आगे आई है। दूसरे भी कई नाम यहाँ पर थे, यानी कि दूसरे नाम से भी इसने कई चैट ग्रुप्स बनाए हुए थे अपनी साजिश को यहाँ पर अंजाम देने के लिए। आईएसआई हैंडलर्स को अकेले हमला करने की ये ट्रेनिंग यहाँ पर देता था। मकसद देखिए कितना खौफनाक था, लड़ाकों को अकेला किस तरह से हमला वो कर सकता है इसकी ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती थी। और सुनिए इसका नाम क्या यहाँ पर रखा था, DIY, यानी कि इसका मतलब है डू इट योरसेल्फ। इसके अलावा आईएसआई हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र के थाने में आईएसआई की राजधानी बनाने की भी एक बड़ी साजिश यहां पर रच रहा था। थाने इसको निशाने के तौर पर बनाया गया था जिसका नाम यहां पर अलशाम रखा जाना था। ये खौफनाक पूरी साजिश कुछ इस तरह से ताबिश की सामने आई। लोग इतने खुश हैं, उनको भी महसूस हो गया कि ये सब बकवास है, पाकिस्तान पहले अपने आप को तो संभाले। उनका पीओके में दुखी है वो लोग। जब ये चीजें ऐसा माहौल पैदा होगा तो आईएसआई हो या कोई और हो, धीरे धीरे जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तौबा, ये सब नाटकबाजियां इसकी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं और हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी। एनआईए पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल के पीछे पड़ी थी। एनआईए को जो जानकारी हासिल हुई है
वो हैरान करने वाली है। कश्मीर में आईएसआईएस के जरिए यहाँ के युवाओं को जिहाद के नाम पर हिंसा में झोंकने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में ताबिश के साथ साथ कई कट्टर लोग पकड़े गए हैं, जिनकी एनआईए ने पहचान ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार अली, शर्जील शेख और आकिफ अतीक नाचन, जुबैर शेख और अदनानी सरकार के रूप में हुई है। अब देखना होगा कि ताबिश ने कश्मीर पर अपने 10 दिन की रिपोर्ट में क्या लिखा है और सीरिया में आईएसआईएस से जुड़े किस आतंकी संगठन को वो रिपोर्ट भेजी गई है। एनआईए ने महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल में कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एनआईए ने इस पूरे मामले में 2 चार्जशीट दायर कर दी है। एनआईए का दावा है कि महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल को पूरे से तोड़ दिया गया है, लेकिन एनआईए को शक है कि इस मॉड्यूल से जुड़े लोग महाराष्ट्र के बाहर भी हो सकते हैं, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के अंदर एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें 2 लाख महिलाएं शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर किया। पीएम मोदी का कहना है कि इन पार्टियों ने सरकारों ने महिला आरक्षण बिल को सालों तक लटका कर रखा, इसे पास यहां पर नहीं होना दिया गया। तो केरल ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत का किला साल 2024 के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा खास है। अगर बीजेपी को 400 प्लस सीटें यहां पर जीतनी है, हासिल करनी है, तो उसे दक्षिण भारत के राज्यों में ऐतिहासिक जीत किसी भी कीमत पर हासिल करनी ही होगी। और यही दक्षिण को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में साल 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के राज्य केरल में एक जबरदस्त रोड शो किया है और इस रोड शो में बड़ी संख्या में केरल की लाखों महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं दक्षिण भारत के ही राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर है। और दक्षिण भारत के ही हैदराबाद में ओवैसी ने राम जन्मभूमि पर एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसकी आंच पूरे देश में महसूस की जा रही है। यह है साल 2024 का दक्षिणी युद्ध, जिसमें हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत से जूझ रही है। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो फिर कर्नाटक में सदियों पुराने इस विवाद पर राजनीति क्यों शुरू हो गई है, आपको आगे बताएंगे। ओवैसी ने हैदराबाद में ऐसा क्या बयान दिया है जिस पर अयोध्या से पलटवार शुरू हो गए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। दक्षिण युद्ध की ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे केरल के त्रिशूर में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाख महिलाओं की विशाल जनसभा को संबोधित किया। केरल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को 50% से ज्यादा पाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी इस लक्ष्य को तभी हासिल कर सकती है जब महिलाएं बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करें, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं का बम्पर समर्थन हासिल हुआ। मध्य प्रदेश के इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में एक बड़ा रोड शो किया है। केरल की हजारों महिलाओं ने पुष्प की वर्षा करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये कार्यक्रम बीजेपी की केरल यूनिट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें केरल बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम का नाम है
स्त्री शक्ति मोदीकोपम। इसका मतलब है प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। केरल के त्रिशूर के थिकिंडू मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। आंकड़ों को देखें तो साफ पता लगता है कि साल 2014 में मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के बाद केरल में बीजेपी का वोट परसेंटेज दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 6.31% वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 10.33% वोट मिले थे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 10.6% वोट मिले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 13% वोट मिले थे और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 11.30% वोट मिले थे। दक्षिण का किला बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनाव में झटका लग चुका है और तेलंगाना में बीजेपी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन अभी वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है। तमिलनाडु में भी बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन का अनुमान लगा रही है। ऐसी स्थिति में दक्षिण के किले में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लिया है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको ले चलते हैं कर्नाटक, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक और धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने हुबली में श्रीकांत पुजारी नाम के एक कार सेवक को गिरफ्तार कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कार सेवक श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में 1992 में हुई हिंसा के एक मामले में हुई है। यानी कर्नाटक पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया है। इस पर कर्नाटक बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि श्रीकांत पुजारी एक गरीब ऑटो रिक्शा चालक है और वो 1992 के दंगे में शामिल नहीं था, जबकि सिद्धारमैया ने कर्नाटक पुलिस का बचाव करते हुए बयान दिया है कि बीजेपी को श्रीकांत पुजारी के खिलाफ लगाई गई चार्जशीट पढ़नी चाहिए। बीजेपी ने भी आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने का वादा किया है। अब कर्नाटक में राजनीतिक युद्ध इस सवाल पर छिड़ गया है कि श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी सही है या गलत। वहीं हैदराबाद के भवानी नगर में एक मदरसे के अंदर बैरिस्टर और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक जलसा काफी चर्चा में है।
वैसे ओवैसी का ये भाषण लगभग 40 मिनट का है, लेकिन इस भाषण के आखिर में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर टिप्पणी कर साधु संतों को नाराज कर दिया है। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। साल 2024 के पहले दक्षिण का चुनावी युद्ध काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी गठबंधन अपने किले को बचाने का भरपूर प्रयास करने वाला है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी दक्षिण के किले पर पूरा जोर लगाने वाली है।